जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नेम कुरैशी। आज हम क्वालिफाई M.ed के चैप्टर करिकुलम डेवलपमेंट का आखिरी पार्ट जो है वो हल करने जा रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में हम इसके 107 सवालात हल कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 108 से। करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी द वर्क ऑफ। देखिए, करिकुलम जब बनाया जाता है तो उसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है। उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? करिकुलम डेवलप करने में जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ जाते हैं, उसमें रिसर्चर्स भी आ जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। ये तमाम तर याद रखिए, ये स्टेक होल्डर होते हैं आपके इस निज़ाम के करिकुलम के। तो चूँकि जहाँ पे जितने भी मेंशन है वो शामिल हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट द चाइल्ड स्टडीज इन द क्लास इज डिसाइडेड बाय। बच्चे को आप कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ना है आज, ये कौन डिसाइड करेगा? ये टीचर ही डिसाइड करता है। ठीक है, टीचर ने ये मुतय्यन करना होता है कि बच्चे को मैंने क्या पढ़ाना होता है, तो इट इज़ डिसाइडेड बाय द टीचर। 110 सवाल नंबर है, एट एलिमेंट्री लेवल मॉडर्न एजुकेटर्स आर इन फेवर ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम एलिमेंट्री लेवल पर जाता है, उससे आगे इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे मुराद क्या है? इंटीग्रेटेड करिकुलम वो होता है जिसमें आप डिफरेंट डिसिप्लिन को, वैरायटी ऑफ फील्ड्स को या वेरियस फील्ड्स को मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं विद इन द सेम बुक। उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप एक ही बुक में मेंशन कर देते हैं या कम बुक्स में मेंशन कर देते हैं। तो वो आपका क्या बन जाता है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब होता है रिलेट कर देना, चीज़ों को इकट्ठा कर देना। तो आप देखते हैं कि जो एलिमेंट्री लेवल है उसमें जब बच्चे फ़र्ज़ करें साइंस ले लें, जब साइंस पढ़ रहे होते हैं तो उसी में ही वो कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं, एक ही बुक में कुछ केमिस्ट्री के कंसेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं, कुछ जो है वो बायोलॉजी के कंसेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह जोग्राफिया ले लें या हिस्ट्री ले लें तो उसमें भी इसी तरह कुछ पोर्शन इस्लामियात का शामिल कर दिया जाता है, कुछ हिस्ट्री का शामिल कर दिया जाता है, कुछ तारीख का शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह बाकी बुक्स में भी थोड़ा बहुत ऐसे कर दिया जाता है। तो इस लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर जो है बुक्स की तादाद को कम करने के लिए, मुख्तलिफ फील्ड्स के चंद आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए विद इन द सेम बुक जो है वो मर्ज कर दिया जाता है। इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। जबकि जब बच्चा सेकेंडरी स्कूल तक जाता है, यानी कि 9वीं क्लास में जाता है, तो आपको पता है हर बुक अलग हो जाता है। फिर साइंस, पहले साइंस थी एक, अब क्या हो जाता है? अब वो बायोलॉजी बन जाएगी, अब वो केमिस्ट्री बन जाएगी, अब वो फिजिक्स बन जाएगा, अब वो कंप्यूटर बन जाएगी। तो वो फिर सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमिन्ड बाय, करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमिन्ड बाय। अच्छा, इससे पहले भी एक सवाल है कि आप इफेक्टिवनेस को आप इवेल्युएशन के जरिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। तो एक करिकुलम जो है कितना इफेक्टिव है, तो इसको चेक किया जाता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से, यानी कि आपने कितना मौसर अगर बनाया है तो स्टूडेंट्स की दिलचस्पियों से ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, तो उससे ये एक इंडिकेटर होगा स्टूडेंट्स करिकुलम की इफेक्टिवनेस का। तो ये किससे पता चलता है? ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से पता चल जाता है। हाई स्कूल करिकुलम निगलेक्ट, नज़रअंदाज कर देता है हाई स्कूल किसको? इंडिविजुअल नीड्स को। देखिए, जितनी भी इससे पहले की चीज़ें हैं, इससे पहले के लेवल्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश है एक्टिविटीज़ की, लर्निंग बाय डूइंग की। लेकिन जब हाई स्कूल लेवल पे जाते हैं तो फिर क्लासेस क्राउडी हो जाती हैं, बच्चे ग्राउंड हो जाते हैं, तो उसमें फिर ये ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? आप सिर्फ जो कुछ भी पढ़ाना है विद इन द सेम टीचिंग मेथड सबको पढ़ाना होता है। तो जब उसने डिलीवरी की जाती है करिकुलम की, वो सेम मेथडोलॉजी के ज़रिए ही करनी पड़ जाती है। तो क्या होता है, जो बच्चे इंडिविजुअल नीड्स यानी कि उनमें इनफरादी इख्तलाफात थे या डिफरेंट तरीक़ों से जो समझना चाहते थे या इंटरेस्ट रखते थे या उनको समझ आनी थी, अब उनको क्या होता है, किसी एक सिंगल मेथड से ही वो सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है या सेम कंटेंट पढ़ाना पड़ जाता है। तो उनके इनफरादी इख्तलाफात जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। द प्रेजेंट ट्रेंड इन करिकुलम डेवलपमेंट इज़ टू प्लेस एम्फेसिस। हालिया करिकुलम का जो ट्रेंड है वो कहता है किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट एंड मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट का मेथड का मतलब क्या है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे मुराद क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात
आपने एक कंटेंट जो है वो शहर में भी पढ़ाना है, आपने वही कंटेंट देहात में भी पढ़ाना है, आपने वही कंटेंट एक लग्जरियस स्कूल में भी पढ़ाना है, आपने वही कंटेंट ऐसे स्कूल में भी पढ़ाना है जहाँ पे सहूलियात अवेलेबल नहीं है। तो उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसका इतलाक हर जगह पे हो सके। इसको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट कहा जाता है। एक करिकुलम अगर लाहौर में नाफिज हो सकता है तो वो चकवाल के किसी गांव में भी नाफिज हो सकता है, वो तौसा के किसी दूर दराज इलाके में भी नाफिज हो सकता है, वो फैसलाबाद में भी नाफिज, मतलब डिफरेंट वेरिएटिंग वेज में उसको बनाया जाता है। इसी तरह मेथड्स के हिसाब से भी जाइए कि उसको डिफरेंट मेथड्स के हिसाब से भी लागू कर दिया जाना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि विद इन द सिंगल मेथड जो है उसको क्या किया जा सके, इतलाक किया जा सके। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बोथ कंटेंट में भी मेथड में भी। तो ये इसका आपको मीनिंग आना चाहिए। उसके बाद है लॉजिकल एक्सपीरियंसेस। साफ ज़ाहिर है लॉजिकल मतलब ये है कि हर चीज़ में एक तदरीज कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, एक चीज़ के बाद दूसरी होनी चाहिए। जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि अगर आप बच्चे को तकसीम का कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, डिवीजन का, तो उससे पहले आपने उसको मल्टीप्लिकेशन, और उससे भी पहले आपने उसको एडिशन का कॉन्सेप्ट देना होगा। तो एडिशन देना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, तब जाके आप उसको तकसीम का कंसेप्ट देंगे। तो ये उसमें एक तरतीब है। ये एक मैंने सादा सी मिसाल, इस तरह तमाम कोर्सेज में एक लॉजिकली एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आजकल करिकुलम में इस पर इंश्योर किया जाता है। करिकुलम इज़ अ वर्ड ऑफ लैटिन, ये उसके ओरिजिन के हवाले से बात की गई, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। हु सेड करिकुलम इज़ अ रिटन प्लान, ये आपने याद रखना है। ये एक ही डेफिनेशन है इस तरह की, और तीनों नाम एक साथ हैं, तो ये बड़ी मशहूर डेफिनेशन है, आप इसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्मिथ, स्टेल्ड एंड शोर, तो ये आपने इसको याद रखना है। करिकुलम डिज़ाइन की बात हो रही है। अब याद रखिए करिकुलम डिज़ाइन हम 3-4 दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं। करिकुलम डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क होता है, एक नक्शा होता है, एक रोड मैप होता है, जिसको सामने रखकर जितने भी एलिमेंट्स आपने उस एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बनाने, उसके अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब में जाते हैं। तो उससे पहले आपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जब आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, याद रखिए ये सवाल इधर मौजूद नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, इस अमल को करिकुलम कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये सवाल यहाँ मौजूद नहीं है, ये किसी बुक में मौजूद नहीं है ये सवाल। दो बातें हैं, एक होता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में आप कंस्ट्रक्ट यानी कि एलिमेंट को तय कर लेते हैं कि ये चीज़ हमने शामिल करनी। अब वो किसको कहाँ रखना है, किस तरतीब में रखना है, किस सीक्वेंस और किस कॉन्टिन्यूटी में रखना है, वो होता है करिकुलम डिज़ाइन, जो एक फ्रेमवर्क होता है। ये ऐसे है जिस तरह आपने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपने उसके रिसोर्सेज तय कर लिए, आपने ईंटें ले ली, आपने बजरी ले ली, आपने रेत का बंदोबस्त कर लिया, सारा कुछ आपने ले लिया, सरिया ले लिया, ये आपने एलिमेंट्स का मुतय्यन कर दिया। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, कि आपने एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया, वो चीज़ें आपने तय कर ली। अब आपका होता है कि किस तरह किस तरतीब में रखना है, वो उस डिज़ाइन के हिसाब से फॉलो की जाएगी, उस रोड मैप या उस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो है वो फॉलो की जाएगी। तो ये ज़रा फ़र्क रखना है आपने, एलिमेंट्स को उस तरतीब में रखा जाता है करिकुलम डिज़ाइन। हिल्दा ताबा बिलीव दैट करिकुलम शुड बी डिज़ाइंड बाय, हिल्दा ताबा की जो अप्रोच है वो एक ग्रास रूट अप्रोच है। ग्रास रूट अप्रोच जो होती है वो इंडक्टिव अप्रोच होती है, याद रखिए, ये भी आपने याद रखना है कि हिल्दा ताबा की जो अप्रोच है दैट इज इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब ये है कि वो शुरू से शुरू होती है, फ्रॉम टीचर, क्योंकि ऑन द ग्राउंड कौन परफॉर्म कर रहा होता है, टीचर परफॉर्म कर रहा होता है। उसको पता होता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, या क्लासरूम के इशूज़ क्या है। तो वो टीचर से राय लेना, और उसके बाद आगे जो है वो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ जाता है, और वहाँ पर जाकर फिर करिकुलम बनता है, लेकिन टीचर्स को उसमें शामिल किया जाता है। द फैक्टर दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम, वो कौन से अनासर हैं जो करिकुलम की डेवलपमेंट को मुतासर करती है, या करिकुलम किन अनासर से मुतासर होता है, वो उसकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन हमने पढ़ी हुई है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होती है जो कि हमें आइडियाज़ देती है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि हमने क्या बनना है, हमने अपनी कौम को क्या बनाना चाहते हैं, बच्चों को क्या डिलीवर करना चाहते हैं, किस मकाम पर लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, बच्चों के इंटरेस्ट के क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, हाउ, व्हाट, व्हेन और वाई का तयन करते हैं। उसके बाद आपकी हिस्टोरिकल फाउंडेशन आ जाती है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन में आपकी हिस्ट्री आ जाती है कि आप अपनी हिस्ट्री में किस चीज़ को अहमियत देते हैं, क्या चीज़ आप जो है सेलिब्रेट करते हैं, वगैरह वगैरह। हर किसी की अपनी अपनी हिस्ट्री है।
और बाकी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन आ जाते हैं, जिसमें आपकी सोसाइटी के ट्रेंड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, इनको प्रिजर्व किया जाता है, इनको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें जैसी होगी जिस कंट्री की, ये सारी फाउंडेशंस मिलेगी तब जाके करिकुलम बनता है और उसी पर असरअंदाज होती है। स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ एम्फेसाइज्ड। स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट की एम्फेसाइज कब होगी? जब वो लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, जब बच्चे अपने हिसाब से चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को याद करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट में आ जाता है लर्नर सेंटर। जो कि स्टूडेंट्स के बारे में है तो ये उन्हीं के सेंटर में आ जाएगा। मेकिंग वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट को हम बार बार पढ़ चुके हैं। वैल्यू जजमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग हो जाना, या वैल्यू जजमेंट करना अबाउट द करिकुलम, या इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं? वो हम उसकी इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन हमने पढ़ी है करिकुलम की, कि वो फॉर्मेटिव भी हो सकती है, समेटिव भी हो सकती है, डायग्नोस्टिक भी हो सकती है। तो करिकुलम की इफेक्टिवनेस को, उसको जज करने के लिए आया। अब करिकुलम की इफेक्टिवनेस जजमेंट क्या होती है? एक तो होती है ना स्टूडेंट्स की ये आप यहाँ क्या नाम है, ये थोड़ा सा इसको कंपेयर करने आपने, यहाँ लोगों को मुगालता होता है एक चीज़ में, कंसेप्ट्स में मसला होता है। एक होता है स्टूडेंट्स की असेसमेंट, वो आप स्टूडेंट्स की अचीवमेंट चेक कर रहे होते हैं, वो भी फॉर्मेटिव, सबमेटिव और डायग्नोस्टिक है, प्लेसमेंट भी होती है, लेकिन आप क्या करते हैं? स्टूडेंट्स की अचीवमेंट चेक कर रहे होते हैं। जब आप करिकुलम इवेल्युएशन कर रहे होते हैं तो आप ये तय कर रहे होते हैं कि ये करिकुलम, ये निसाब तालीम कितना मौसर है, क्या ये अहदाफ जो है इसने बच्चों को इस काबिल बनाया है जो हमने तयन किया था। तो इसमें करिकुलम के बारे में आप फैसला करते हैं। करिकुलम इवेल्यूशन में आप करिकुलम की इफेक्टिविटी देखते हैं। तो बाज़ इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स की इवेल्यूशन और करिकुलम की इवेल्यूशन में क्या फ़र्क? भाई, स्टूडेंट्स की इवेल्यूशन से मुराद सिंपली स्टूडेंट्स की अचीवमेंट करना है, चेक करना है कि स्टूडेंट्स ने कितना अचीव कर लिया। करिकुलम इवेल्यूशन से मुराद ये है कि आया ये करिकुलम हमें वो अहदाफ हासिल करके दे रहा है। तो हम इस वक्त करिकुलम के बारे में तयन करेंगे कि ये जो निसाब है, ये जो कोर्स है, इसने हमें वो अहदाफ, ऑब्जेक्टिव जो हमने ऊपर इसके एलिमेंट्स में पहले ऑब्जेक्टिव तय किए थे, क्या उसने उसे हासिल करके दिए। तो ये करिकुलम इवेल्यूशन, ये अलग चीज़ है। फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम जो है वो हिस्टोरिकल भी है, साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल भी शामिल हो जाती है, सोशोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ये सारी शामिल है, फिलोसॉफिकल भी है, बाज़ औक़ात इकोनॉमिकल को भी शामिल कर लिया जाता है, मुआशी जो होती है। एट स्कूल लेवल करिकुलम इज़ डिवेलप्ड बाई, स्कूल लेवल पर, ये कई बार हम कह चुके हैं, जब से 18th अमेंडमेंट आई है, ठीक है, तो एजुकेशन एक सूबाई टास्क है, सूबाई महकमा है, और तमाम तर सूबे अपने अपने सूबे का करिकुलम डेवलप करने में खुद मुख्तार है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही इस्तेहकाक है, सूबाई गवर्नमेंट का इस्तेहकाक। साइकोमोटर डोमेन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, डोमेन्स। साइकोमोटर, मोटर एक्टिविटीज़ यानी कि मोटर स्किल, प्रैक्टिकल स्किल्स, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है। 3 डोमेन्स हमने पढ़ी थी। कॉग्निटिव जिसका ताल्लुक माइंड के साथ होता है, अफेक्टिव जिसका ताल्लुक आपके मोरल वैल्यूज़ के साथ होता है, इमोशंस के साथ होता है, और साइकोमोटर जिसका ताल्लुक प्रैक्टिकल स्किल के साथ होता है। ठीक हो गया। आपने ज़रा जब ये चीज़ें आप पढ़ रहे हो साथ साथ, तो एक दफ़ा अगर ऐसे लफ्ज़ आ जाए तो आपके जहन में एक बात आ जानी चाहिए, ज़रा सा रिवाइज़ करें हम डोमेन्स को कि कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल थे, क्या थे, अपने आप में रिकॉल करें। कॉग्निटिव में क्या था? नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सेंस एंड इवैल्यूएशन। किसने दी थी जी? ब्लूम ने दी थी। कब दी थी? 1956 में दी थी। लोएस्ट लेवल कौन सा है? नॉलेज है। हाईएस्ट लेवल कौन सा है? इवैल्यूएशन है। इसी तरह साइकोमोटर सिम्पसन ने दी थी। इससे पहले CAP कैप के हिसाब से हमने पहले इफेक्टिव याद किया, तो उसके 5 स्टेप्स थे: अटेंडिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। साइकोमोटर के 7 स्टेप थे, सिम्पसन ने दी थी 1972 में, वो 64 में थी इफेक्टिव। 8 के फ़र्क से हमने याद किया था। कौन से 7 लेवल थे? परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। तो ये मैंने इसलिए आपको सुनाया खुद से कि आपको भी ऐसे याद होने चाहिए ये चीज़। अब आपको खुद से पता चल जाएगा कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। तो ये चीज़ें, इस किस्म के जब सवाल हैं तो उसके दाएं बाएं वाली इन्फॉर्मेशन को ज़रा फ़ौरन से रिकॉल किया करें जब पढ़ रहे हो आप लोग। मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, मॉरल डेवलपमेंट का ताल्लुक जो है कौन सी डोमेन के साथ होता है? अफेक्टिव डोमेन के साथ होता है। वैल्यूज़ का, गुड का, बैड का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, ये सारा किसके साथ होता है? अफेक्टिव। असल लफ्ज़ अफेक्टिव जो है ना वो A से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बुक्स में बाद ई से लिख देते हैं, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली विद A।
इफेक्ट और इफेक्ट फ़र्क होता है। इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन, द कंटेंट इज सेलेक्टेड बाय, जब आप कंटेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज टू एनालिसिस ऑफ द एक्सपीरियंस। एनालिसिस ही, एनालिसिस, जो एनालिसिस का मतलब है कि आप जो इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस का मतलब है जो चीज़ कंटेंट में शामिल करना चाह रहे हैं पहले उसका तजिया करते हैं। जिस तरह आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में एनालिसिस करते हैं, उसका तजिया करते हैं क्या वो ऑब्जेक्टिव से हम आहंग है कि नहीं है, और फिर उसको आप शामिल कर दें। यानी कि जिस तरह एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप अप्रूव करते हैं एनालिसिस के बाद कि क्या ये दुरुस्त है गलत है, इस तरह एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट में यही होता है, ऑब्जेक्टिव से हम आहंग है कि नहीं, तो फिर आप उसको ऑब्जेक्टिव में, उसके करिकुलम में शामिल कर देते हैं। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है कि देखिए, एक था इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम ने आपने तमाम तर सब्जेक्ट्स को या बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, मल्टीपल फील्ड्स के नॉलेज को इकट्ठा कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मिक्स कर दिया। सब्जेक्ट उसके उलट है, आप अलग कर देते हैं, डिवीजन ऑफ नॉलेज कर दिया, डिवाइड कर देते हैं। आपने पहले साइंस था, अब आपने डिवाइड कर दिया, आप उसको एक बायोलॉजी बना दिया, उसको कंप्यूटर बना दिया, फिलहाल को जो है फिजिक्स अलग कर दी, केमिस्ट्री अलग कर दी, तो ये डिवाइड कर दे नॉलेज, इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जब आप नॉलेज को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज डिटरमिन्ड। ऑब्जेक्टिव्स, अब ये कई बार सवाल है कि करिकुलम जब डेवलप किया जाता है तो अहदाफ या ऑब्जेक्टिव्स का तयन कौन करके देती है? ये हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, बिल्कुल पहले लेक्चर में, और बार बार हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फिलॉसफीज, या अगर लोगों की बात की जाए तो वो फिलोसफर्स होंगे। मिसाल के तौर पर कोई कैंट की फ़िलासफ़ी को फॉलो करता है, कोई हॉब्स को फॉलो करता है, कोई कीट्स को फॉलो करता है, ठीक है, इस तरह कोई कार्ल मार्क्स को फॉलो कर सकता है। तो डिफरेंट अदर फिलॉसफीज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आइडियलिज्म, रियलिज्म और वही वही की वही खड़ी रहे, ठीक है। तो डिफरेंट अदर फिलॉसफीज भी है। अगर आप में से किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो बहुत सारी और फिलॉसफीज भी रूल करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन माइंड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ताल्लुक किसके साथ होता है? मेंटल डेवलपमेंट, माइंड के साथ, मेंटल डेवलपमेंट के साथ। All those activities which are utilized by the schools in order to obtain these objectives, और तमाम तरह एक्टिविटीज़ जिनसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं और वो स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? ये करिकुलम कहलाती हैं। तो करिकुलम में वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिनके सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, वो करिकुलम होता है। अ लिस्ट एंड सब टॉपिक्स, मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया था, लिस्ट आ जाए, या एक और लफ्ज़ बताया था अब मुझे भी नहीं याद, आपने पिछले लेक्चर में देखना है। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक, अगर लिस्ट की बात आ जाए तो ये हमेशा सिलेबस होता है कि हाँ, लिस्ट और आउटलाइन, लिस्ट की बात आ जाए या आउटलाइन की बात आ जाए तो वो आपका क्या होता है? सिलेबस होता है। जबकि डिटेल या डिस्क्रिप्शन की बात आ जाए तो वो आपका कोर्स होता है, ठीक हो गया। सिलेबस से मुराद ये है, आपने वो सब्जेक्ट्स का नाम भी हो सकता है, जिस तरह फ़र्ज़ करें आपके सिलेबस में बायोलॉजी शामिल है, केमिस्ट्री शामिल है, फिजिक्स शामिल है, कंप्यूटर साइंस शामिल है, मैथमेटिक्स शामिल है, इस्लाम फला फला, ये आपका सिलेबस है। या उनकी फर्दर कंटेंट लिस्ट भी हो सकती है, तो वो सिलेबस है आप। लेकिन कोर्स जो डिटेल्ड मटीरियल अंदर जो टेक्सचुअल फॉर्म में तहरीरी तौर पर दर्ज है, वो आपका कोर्स होता है। कंटेंट इंक्लूड्स, कंटेंट, कंटेंट को उर्दू में मतन कहते हैं। मतन का मतलब वो जो लिखी हुई तमाम तर मटीरियल, जब बातें जो बुक में प्रोवाइड किया गया, उसमें नॉलेज होता है, मालूमात होती हैं, एटीट्यूड्स होती हैं, बातें होती हैं, स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और भी दो तीन लफ्ज़ ऐसे इस किस्म के आ सकते हैं, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें नॉलेज कंटेंट में शामिल होती हैं। वो तमाम तरह एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेज भी हो सकते हैं, वो स्किल्स भी हो सकती हैं, वो एटीट्यूड या वैल्यूज़ के मुतल्लिक़ बातें हो सकती हैं, तो वो सारे कंटेंट में शामिल होती हैं। मवाद जो होता है, मतन होता है। द प्रोसेस इन विच वी डिसाइड हाउ वेल वी हैव डन वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू। हम जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा किया है, तो ये वही बात है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहे हैं, अपने जो भी हमने अचीव किया है, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं? जजमेंट कर रहे होते हैं। हाउ वेल, वैसे भी एवेल्यूएशन को कहते हैं, ये हमने असेसमेंट और इवेल्यूएशन के चैप्टर में पढ़ा है। हाउ वेल, हाउ मच और हाउ गुड, ठीक है। तो हाउ वेल जो होता है वो हमारा कि कितना अच्छा किया हमने जो अहदाफ मुतय्यन किए हैं उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस को मेयर करते हैं, तो जजमेंट कर रहे होते हैं कि क्या हमने हासिल किया,
क्या हम कर सके हैं कि नहीं कर सके, तो दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। हु इज नॉट द करिकुलम एक्सपर्ट, करिकुलम एक्सपर्ट इनमें से कौन नहीं है? एल आर गे जो है ही इज़ अ रिसर्चर, वो रिसर्च के एक्सपर्ट है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने एल आर गे की शायद बुक भी पढ़ी हो, कभी रिसर्च अगर किया तो बाकी सारे शोर हो गए, मोरे प्रिंट हो गए या हिल्दा ताबा हो गए, ये सारे क्या थे, ये करिकुलम एक्सपर्ट है, जबकि एल आर गे जो है दैट वाज अ रिसर्चर। कॉग्निटिव डोमेन, जहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है इसको आपने मैंने काट के सही किया हुआ है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन इज प्रेजेंटेड बाय, कॉग्निटिव डोमेन जो है वो किसने प्रेजेंट, अब दो चीज़ें याद रखिए, एक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वो जॉन पियाजे ने दी थी, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अलग सवाल है, जबकि कॉग्निटिव डोमेन अलग सवाल है, ठीक है। तो वो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो ब्लूम ने दी थी, जिसको भी हमने उसके 6 लेवल में डिस्कस किए। तो ये ज़रा स्टेम में गलती है, आपने इसको ठीक कर लेना। गोल्स प्रोवाइड गाइडेंस इन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इससे मुराद क्या है? देखिए सबसे पहले होते एम्स, ये मैंने लिखा हुआ है पहले AGO, बड़ा ए मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि एम्स बड़े होते हैं, उसके बाद जी छोटा इसलिए लिखा है कि उसके बाद गोल्स होते हैं, और सबसे छोटा मैंने ओ लिखा है कि ऑब्जेक्टिव सबसे छोटे होते हैं। तो ब्रॉडर इन मीनिंग क्या होते हैं, एम्स होते हैं। गोल्स जो होते हैं वो उससे स्मॉलर लेवल के होते हैं, और ऑब्जेक्टिव स्मॉलेस्ट लेवल के होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्लासरूम की सतह पर होते हैं। अब जब एम्स आपने बनाए हैं तो एम्स को अचीव करेगा कौन? गोल्स। अब गोल्स को कौन अचीव करके देंगे? ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आपने गोल्स अचीव करने होंगे तो आपने एक गोल बनाया, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये गोल हासिल हो जाए, ठीक हो गया। तो ये उसकी तरतीब है कि पहले पहले आप एम सेलेक्ट करते हैं, उसको हासिल करने के लिए गोल्स, और गोल्स को हासिल करने के लिए आप क्या किस चीज़ का तयन करते हैं? आप अपने ऑब्जेक्टिव्स का तयन करते हैं। तो ये आपने इस तरह ये याद भी रखना है, ये इंटरव्यू में भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि इनकी तरतीब क्या है। टीचिंग एंड लर्निंग कंबाइंड टू मेक, टीचिंग एंड लर्निंग मिलकर आपकी क्या बना रही है? आपकी करिकुलम बना रही है, ठीक है। जितना भी कुछ आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, सारा वो करिकुलम। स्कूल वाइड आउटकम्स मे बी क्लासिफाइड अंडर गोल्स। अब मैं आपको ज़रा एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की अलग फर्दर क्लासिफिकेशन बता दूँ। याद रखिए एम्स आपके नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती है, ये नेशनल लेवल पर होती है, यानी कि आपकी स्टेट आपको क्या बनाना चाहती है, आपका मुल्क आपसे क्या तवक्को रखता है, आपको किस किस्म की कौम बनाना चाहता है हमें, ये स्टेट या नेशनल एक्सपेक्टेशन नेशनल लेवल के होते हैं। गोल्स जो है वो स्कूल लेवल के होते हैं, स्कूल लेवल के होते हैं या सब्जेक्ट लेवल के होते हैं। याद रखें कभी कभी ये सब्जेक्ट लेवल भी आ जाते हैं। स्कूल लेवल से मुराद ये है कि आप जब एलिमेंट्री लेवल तक पहुंचेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे, आप सेकेंडरी लेवल तक पहुंचेंगे तो आप इस काबिल, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्लास रूम लेवल तक होते हैं, जब आप बच्चे को एग्जैक्टली पढ़ा रहे होते हैं, कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं, तो आप उस वक्त उस दिन के ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर रहे होते हैं कि आपने जो क्लास में पढ़ा है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो स्कूल या सब्जेक्ट की सतह पर आपको गोल्स होते हैं, नेशनल सतह पर आपके क्या होते हैं जी? एम्स होते हैं, और स्कूल क्लासरूम सतह तक जो है आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। द करिकुलम इज इफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन से वो अनासर हैं जो करिकुलम को मुतासर करते हैं? गवर्नमेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो करते हैं, या आइडियालॉजी ऑफ नेशन है, हर कौम की जो आइडियालॉजी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, हमारी गवर्नमेंट भी डिफरेंट है, हमारी रिलीजियस थिंकिंग भी डिफरेंट है, हमारा करिकुलम और होगा, किसी और का और होगा, क्योंकि उनकी ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, तो इससे मुतासर होगा करिकुलम। द टर्म रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग, टोटल प्रोसेस। मैंने बताया था कि करिकुलम डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है कि उसमें तमाम तर स्टेप्स, करिकुलम कंस्ट्रक्शन हो गई, जब आप एलिमेंट्स का क्या करते हैं? इंतखाब करते हैं। करिकुलम डिज़ाइनिंग हो गई जब आप उनको फ्रेमवर्क मिलाते हैं, उनको सीक्वेंस मिलाते हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन हो गई जब आप उनका इतलाक़ करते हैं इंस्टीट्यूशन, या करिकुलम इवेल्युएशन हो गई जब आप उसकी जजमेंट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम, टोटल प्रोसेस जो है, उसको हम क्या कहते हैं? करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस कहते हैं। करिकुलम डिसीजन इज इफेक्टेड बाय, करिकुलम का डिसीजन
किस चीज़ से इफेक्ट होगा? द एम्स ऑफ एजुकेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, द वर्थ वाइलनेस ऑफ द नॉलेज। तीनों चीज़ें हैं कि आपके एम्स क्या हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, नेशनल पॉलिसी क्या है, किस किस्म का नॉलेज आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, या उस नॉलेज की कितनी अहमियत है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस है, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दिस ठीक होगी। विच ऑफ द एविडेंस आर यूज्ड इन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ऑफ द करिकुलम? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करिकुलम में जब आप करिकुलम को क्या कर रहे होते हैं, साथ साथ जजमेंट कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट वेज वी यूज इज, हम जजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी इवेल्युएशन हर स्टेज पे जजमेंट हो रही होती है। ऑब्जर्वेशनल हो सकता है या स्टूडेंट्स लर्निंग के हिसाब से उसकी इफेक्टिवनेस भी चेक की जा सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें करिकुलम के फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में शामिल है, ये भी आपने ऑल ऑफ दिस ठीक करना है। द नेचर ऑफ एम इंडिकेट दैट दे आर बेसिकली फिलोसॉफिकल। देखिए एम्स हो या ऑब्जेक्टिव्स हो, एक ही बात है, ये अल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो जाते हैं। एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हमें मिलते ही फिलोसफी से, और ये हमारी एक थिंकिंग होती है। फिलोसॉफिकल का मतलब ये है कि ये आइडियाज़ होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होते हैं, ये आइडियाज़ होते हैं, ये फ़िक्र होती है, आपके अफकार का मजमू होता है। तो ये फिलोसॉफिकल होते हैं, क्योंकि हम अपनी फिलोसफी से ही अपने ऑब्जेक्टिव अपने एम्स हासिल करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम इज सिलेबस? सिलेबस किस किस्म का करिकुलम है? अब जिस किस्म के ये ऑप्शन दिए गए उससे मुराद क्या है? सिलेबस ऐसा करिकुलम है जो रिटन है। रिटन का मतलब है तहरीरी तौर पर दिया गया। देखिए बहुत सारी करिकुलम की टाइप्स हैं। बाज़ औक़ात सिलेबस क्या नाम है, करिकुलम तहरीरी नहीं होता। कुछ करिकुलम ऐसे होते हैं जो तहरीरी होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जितना भी सब्जेक्टिव करिकुलम हमारा है, उसमें जितना भी सिलेबस है वो सारा तहरीरी है, रिटन। इसको याद रखें, इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट का भी लफ्ज़ आ सकता है, ये आपने साथ ऐड कर लेना, EXPLICT, एक्सप्लिसिट। कुछ ऐसे करिकुलम होते हैं जो सिलेबस की फॉर्म में नहीं होते, जिस तरह हिडन करिकुलम है, उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं। इम्प्लिसिट वो होते हैं जो आपको नज़र नहीं आता, वो टेंजिबल नहीं है, वो देख नहीं सकते आप, वो रिटन फॉर्म में नहीं होते। जबकि जो सिलेबस होता है वो तहरीरी तौर पर होता है, तो वो रिटन होता है। अ स्कूल इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, अ स्कूल करिकुलम इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, स्कूल का करिकुलम क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड पीपल एक्सपीरियंस सेट बाय स्कूल। स्कूल के रेफरेंस से बात हो रही है, तो वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जिनका इंतखाब स्कूल करेगा वो स्कूल का करिकुलम कहलाएंगे। द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमारी हम निसाबी सरगर्मियाँ होते हैं, उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होता है? हेल्प स्टूडेंट्स अचीव वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। एक आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी का जो है वो तयन होता है, किससे? को करिकुलर एक्टिविटी से। साफ ज़ाहिर बच्चे शेयरिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कम्पीट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें उनमें शामिल हो जाती है। क़ुव्वत, बर्दाश्त, सब्र, हौसला, तो पर्सनैलिटी में तवाज़ुन पैदा होता है। 146 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इंस्ट्रक्शन। जब भी इंस्ट्रक्शन की बात आती है, इससे मुराद क्या होता है? टेक्निकली जब आप करिकुलम पढ़ रहे होते हैं या एजुकेशन के रेफरेंस में जब इंस्ट्रक्शन की बात होती है, तो इससे मुराद जब क्लास पे टीचर पढ़ा रहा होता है, इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जब टीचर कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है उसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो जब इंस्ट्रक्शन कन्वे कर रहा होता है तो उसमें वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कौन सी है? दैट इज़ व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स। इसको रैपर्ड बिल्डिंग भी कहा जाता है, यानी कि कनेक्शन। कि एक अच्छा टीचर जो है वो अपनी क्लास को ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कनेक्टेड रखता है, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट को गेन कर लेता है, उनकी अटेंशन को हासिल कर लेता है। इसी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप कोई क्लास लें तो किसी ऐसी बात से इब्तिदा करें जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो। चाहे आप कोई हदीस सुना दें, चाहे आप कोई स्टोरी सुना दें, कोई कोटेशन सुना दें, कोई सवाल पूछ लें, तो इंटरेस्ट यानी कि तवज्जो हासिल कर लें। इसको कहते हैं रैपिड बिल्डिंग। उनको तैयार कर लें ताकि वो रेडी हो जाए इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के लिए। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइंड टू अटेन एन एजुकेशनल एंड्स और ऑब्जेक्टिव इज़ कॉल्ड। इसको एजुकेशनल एंड्स, इसको बाज़ों का तो लोग करिकुलम कर देते हैं, लेकिन ये हर जगह एजुकेशनल प्रोग्राम ही है, आप इसको एजुकेशनल प्रोग्राम ही रखेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए। एजुकेशनल एंड्स की ये अलग से ही डेफिनीशन है, ये अलग से स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, जहाँ पे इसका जवाब जो है एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो आपने इसको इस रेफरेंस में याद रखना है।
इसको करिकुलम के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये एज इट इज़ है बुक में और ये ऐसे ही कंसिडर किया जाता है। तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, ये अपनी तरफ से इसमें चेंजेस कर देते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं करनी आपने। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन कौन सी है, जिसका ताल्लुक हमारी हरकत और सकनात के साथ होता है, बॉडी मूवमेंट के साथ होता है। इनको हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेटिव और मोटर स्किल। मैनिपुलेशन कहते हैं चीज़ों को दाएं बाएं करना, हेरा फेरी करना, चीज़ों को इधर उधर करना। मोटर स्किल हरकत और सकनात के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए हम जो चीज़ों को क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसको मोटर स्किल्स कहा जाता है, जिसमें हमारी टूल्स मैनेजमेंट आ जाती है, वोकेशनल स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है, टाइपिंग आ जाती है, राइटिंग आ जाती है। तो ये सारी हमारी क्या होती है, ये हमारी मैनिपुलेटिव स्किल्स इस्तेमाल हो रही होती है या मोटर स्किल्स इस्तेमाल हो रही होती है। तो हमारी डोमेन कौन सी होती है, वो साइकोमोटर डोमेन होती है। द करिकुलम कंटेंट शुड जस्टिफाई द क्राइटेरिया ऑफ, जब करिकुलम का कंटेंट बनाया जाता है तो इसको कौन कौन से क्राइटेरिया पर पूरा उतरना चाहिए, यानी कि सेटिस्फाई का मतलब है पूरा करना चाहिए वो क्राइटेरिया। इसका मतलब सिंपली ये है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो उसको वैलिड होना चाहिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट के बारे में बना रहे हैं आपका कंटेंट उसी सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ हो। सिग्निफिकेंस का मतलब है ये यूज़फुल हो, ये अहम हो। इंटरेस्ट एंड लर्नेबिलिटी का मतलब है कि ये बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर सके और उसको सीख भी सके, लर्नेबिलिटी। बैलेंस एंड ब्रेड्थ एंड डेप्थ से क्या मुराद होता है, बैलेंस से मुराद ये होता है तवाज़ुन रखना। तवाज़ुन से ये मुराद है कि आपने ये नहीं करना होता कि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन एक ही क्लास में दे देनी है एक चीज़ के मुतल्लिक़। उसी के आगे जो है दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ब्रेड्थ और डेप्थ का, बैलेंस से मुतल्लिक़ होते हैं। ब्रेड्थ से मुराद ये है कि आपने एक सब्जेक्ट में कितनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देना है, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ब्रेड्थ एंड डेप्थ से क्या मुराद है कि एक क्लास में अगर टेंसेस की बात की जाए तो उसके बुक्स में कोई 2, 3 या 4 टेंसों को डिस्कस किया जाएगा और फिर उनके कुछ एंगल से कुछ ही एंगल से डिस्कस किया जाएगा। इसको डेप्थ कहते हैं कि कितनी चीज़ें वो ब्रेड्थ है, उस वुसअत कितनी है और गहराई कितनी है, मतलब उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। तो आपने हमेशा हर क्लास में उन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें नई शामिल करनी होती है और थोड़ी ज़्यादा आने वाली क्लासेस में इंफॉर्मेशन देते रहनी होती। इसको कहते हैं ब्रेड्थ और डेप्थ, और ये तवाज़ुन रखना पड़ता है ब्रेड्थ और डेप्थ में कि कुछ चीज़ें आप एक क्लास में पढ़ाएंगे और एक लेवल तक पढ़ाएंगे, वो आपकी डेप्थ है। फिर उससे मुतल्लिक़ कुछ और चीज़ें अगली क्लास में पढ़ाएंगे और उनको मज़ीद और लेवल तक पढ़ाएंगे, ये उसकी फिर डेप्थ है। तो ये इसके लिए तवाज़ुन रखना पड़ता है। तो ये इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ता है जब आप करिकुलम बनाते होते। तो ये तमाम तर चीज़ें उसमें शामिल है, तो मैंने आपको ज़रा इसमें समझा दिया। इस अमल को ना, ये जो ऊपर अमल है, ये जो ब्रेड्थ और डेप्थ है, इसको बाज़ औक़ात आर्टिकुलेशन ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक पूरा टॉपिक भी है एक। करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिवीजन, करिकुलम जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप देखें करिकुलम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, कभी भी फिक्स नहीं होता। ये हमेशा, क्योंकि ट्रेंड्स जारी रहते हैं, इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, चेंजेस होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बदलते रहते हैं, इनोवेशन होती रहती है, क्रिएटिविटी होती रहती है। तो करिकुलम हमेशा बदलता रहता है। तो ये क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा जारी रहता है। करिकुलम कंटेंट इज सेलेक्टेड बाय अप्लाइंग, कोई फिक्स नहीं है, 1 या 2 की बात नहीं है, एज मैनी क्राइटेरिया एज पॉसिबल। ये ऊपर आपने क्राइटेरियाज पढ़े हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ज़्यादा क्राइटेरियाज को, यानी उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी ब्रेड्थ है, उसकी डेप्थ है, उसका बैलेंस है, उसकी रेलेवेंसी है, वो सारे क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ता है उसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज, सबसे बड़ा फैक्टर जो करिकुलम चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी उसमें रुकावट का बहस है, वो खुद टीचर है। अभी एसएनसी आया है तो बहुत सारे टीचर्स रिलेक्टेड थे, वो ट्रेनिंग भी लेने पे रजामंद नहीं थे। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो बेसिकली अपने आप को प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते ही नहीं है अपने। जब वो नहीं करते तो नया जब करिकुलम आता है तो उसमें नई चीज़ें आ जाती हैं, नई वोकैबुलरी आ जाती है, नई आर्ट आ जाते हैं, नई टेक्निक्स आ जाते हैं, स्किल्स आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। तो वो उनको पढ़ाना उनको नागवार गुजरता है, उनको ज़रा बोझ और गिरां गुजरता है।
और ख़ास तौर पर ऐसे टीचर जो बिल्कुल जिनका जो आउटडेटेड हो गए, यानी कि जिनके लिए आज का करिकुलम बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वो उस चीज़ को मज़ीद जो है वो अच्छा नहीं समझते, तो वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो टीचर्स ही होते हैं। 153 सवाल है, द टेक्स्ट बुक बोर्ड्स इन ऑल द 4 प्रिंसेस, तमाम 4 प्रिंसेस में, चारों सूबों में टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या काम करते हैं। इसका मतलब है हर सूबे का अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, क्योंकि सूबाई महकमा इदारा ये एजुकेशन, तो हर कोई अपना अपना काम करिकुलम डेवलप खुद करेगा, अपनी बुक्स खुद पब्लिश करेगा। जिस तरह आप देखते हैं पंजाब में होता है, तब लिखा होता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, हर किताब पे लिखा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो बुक्स प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग द बुक्स, या बुक्स को पब्लिश करना, प्रिंट का भी लफ्ज़ आ सकता है। इन प्लानिंग सोर्स विच हेल्प्स टीचर्स इन इक्वेशन टू इज कार्ड, जब करिकुलम डेवलप किया जाता है, टीचर्स को ट्रेनिंग की जाती है, तो साथ में ना टीचर्स को टीचर गाइड दी जाती है। ये इससे पहले डीएसटी जो है ये काम करता रहा है, जो कायद का इदारा है ये अभी काम करता रहा है। तो उन्होंने भी जब भी वो टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं तो टीचर्स को क्या देते हैं, टीचर गाइड देते हैं, जिससे उसको करिकुलम गाइड कहते हैं, कि वो करिकुलम उसमें बने होते हैं आदाफ। आजकल तो वो बुक्स पे ही बने बनाए आ जाते हैं। आजकल जो भी आदाफ हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बुक्स पे ही बने बनाए। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि हर कोर्स को पढ़ाने के लिए करिकुलम गाइड दी जाती थी। तो अब SLO साथ साथ ही मेंशन होते हैं। 155 सवाल है, द वैल्यूज एंड बिलीव्स विच आर हेल्ड बाय द इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर कहते हैं पूरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होती सब शामिल होते हैं उसमें, ठीक है। यूनिवर्सल्स, यूनिवर्सल से मुराद ये होता है यूनिवर्सल किसे कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं आफाकी, आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है जो सब के लिए, तो सब के लिए ऊपर भी यही लफ्ज़ है, इंटायर, सारे। जब सब पे इतलाक होगा तो वो आफाकी होगी, वो उसमें आलमगीरियत होगी, तो वो क्या कहलाती है, वो यूनिवर्सल कहलाती है। 156 नंबर सवाल है, द टाइप ऑफ करिकुलम विच होल्ड्स सेट ऑफ कॉमन लर्निंग्स, कॉमन लर्निंग कोर करिकुलम, जो सब के लिए लाजमी है, यानी कि चाहे बाकी बच्चे दूसरे मज़ामीन भी पढ़ें, लेकिन उनको वो जो लाजमी मज़ामीन है, जो कोर करिकुलम का हिस्सा है, वो सबको पढ़ने पड़े। तो वो क्या कहलाते हैं, वो कोर करिकुलम कहलाते हैं, जो लाजमी मज़ामीन होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, जो बेसिक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, अहम होते हैं। उनके अलावा जो है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इज़ एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। देखिए, वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव है करिकुलम। क्या आपने पीछे पढ़ा है कि जब आप करिकुलम बनाते हैं तो वो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन भी उसमें शामिल होती है। वो इसीलिए शामिल होते हैं कि भाई आपने पढ़ लिख के फिर आपने सोसाइटी में रहना होता है। सो सोसाइटी के नॉर्म्स को, उसके ट्रेडिशंस को, प्रैक्टिसेस को, लैंग्वेजेस को, सारी चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि ताकि आप अच्छी तरह मुआशरे में एडजस्ट हो सकें, अकामोडेट हो सकें, आपने वापस पढ़ के सोसाइटी में ही आना होता है। सो एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, एक अच्छे सिटीजन के तौर पर आप रह सकें। 158 नंबर सवाल है जी, व्हाट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। आप जब कंटेंट बनाएंगे, जब आप कंटेंट बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाई आपके अहदाफ क्या हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पता होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स, मकासद ये हैं, तो जैसे मकासद होंगे वैसा कंटेंट बनाएंगे। तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको कंटेंट बनाने के लिए गाइडलाइन की हैसियत रखती है, वो आपके अहदाफ है, मकासद है, ऑब्जेक्टिव है, कि जिस किस्म के आपके मकासद हैं वैसा ही उनको सपोर्ट करने वाला ही आप कंटेंट बनाएंगे। इन करिकुलम, द करिकुलम विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बुक्स, ऐसा करिकुलम जो किताबों की तादाद को कम कर देता है, जैसे दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम बहुत सारे मल्टीपल डिसिप्लिन को आप मर्ज कर देते हैं। तो जब मर्ज करते हैं तो उनके अलग से बुक्स नहीं बनती, बल्कि वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो बुक्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कि जिसकी वजह से बस्ता लोड भी कम हो जाता है। साफ ज़रा बुक्स कवर पेजेस ये सारा एक वेट रखते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, उसका बस्ता भी उसका लोड कम हो जाता है। द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द करिकुलम आर आइडेंटिफाइड, वो अमल जिससे हम करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस चेक करते हैं, यानी कि क्या कि उसकी
स्ट्रेंथ्स क्या हैं, खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, खामियां खूबियां क्या हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या ये मौसर है नहीं है, तो उसके लिए हम उसकी जजमेंट करेंगे, उसकी इवेल्युएशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड करिकुलम इवेल्युएशन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। फासलाती तालीम का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो कहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जाता है, किस में किया जाता है। तो वो दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से सिर्फ एक अवेलेबल है, दैट इज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि 1974 में बनाई गई थी, 1972 की पॉलिसी में, जिसका पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था। ठीक है, ये सारी साइड बाई साइड इन्फॉर्मेशन आपको मैंने रिपीट कर दी। तो ये फासलाती तालीम को ऑफ़र करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।